गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कॉलेज शिक्षा आपकी स्टार्ट हो रही है और बड़ा हंसी भी आ रही है स्टार्ट क्या हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। मैं अनीता मीना। इस रूप में हमारी क्लास हो रही है कि हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। हमेशा ये जो पहली क्लास होती है मैं उसको इंट्रोडक्टरी क्लास ही करना चाहती हूँ, जिसमें आप मुझसे और मैं आपसे अच्छे से परिचित हो सकें। मैं हमेशा बड़ी एक्साइटेड होती हूँ पहली क्लास में कि नए बच्चे होंगे, उनसे बात करूँगी, उनसे उनका नाम, कहाँ के हैं, कितनी परसेंटेज आई है, सब पूछूँगी और उनको इंस्पायर्ड करूँगी कि अभी तक स्कूल में भले ही कितना भी अच्छा रिज़ल्ट आया हो या ख़राब आया हो, अब कॉलेज में आपको क्या करना है। जब पहली क्लास होती है तो हमेशा एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ कि जब हम कॉलेज आते हैं और कॉलेज जब स्कूल छोड़ कर के जब हम कॉलेज आते हैं और स्कूल के वातावरण कॉलेज के वातावरण में जो इतना अंतर हम देखते हैं, तो स्टूडेंट को लगता है कि जैसे यही आज़ादी है। और स्कूल का जो समय था वो स्वतंत्रता का था। आज़ादी और स्वतंत्रता के बीच में जो अंतर है वो स्कूल और कॉलेज लाइफ में ही हम महसूस करते हैं और अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं इस रो में बह जाते हैं। इस स्वतंत्रता का हकीकत में मैं समझती हूँ कि स्कूल में अगर स्कूल का, प्रशासन का, टीचर्स का डिसिप्लिन होता है तो अब जो डिसिप्लिन होगा वो आपका होगा, सेल्फ डिसिप्लिन। स्कूल से जब हम कॉलेज आते हैं तो जो परंपरागत धारणाएं हैं, सोच है कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए। मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा नहीं समझें। ये जो कॉलेज लाइफ है, 4-5 साल जो कॉलेज लाइफ के हैं, भले ही आप कितने अच्छे नंबर लेके आए हों, भले ही आपका अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहा हो, ये 4-5 साल अगर आपने उपयोग नहीं किए तो आगे के 40-50 साल आपको कष्ट देंगे। 40-50 साल आप दुख पाएंगे। इन 4-5 सालों में अगर आपने अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक ऊर्जा से फिल किया, अच्छे से अध्ययन किया, अपने जीवन को दिशा दी, तो आगे के 40-50 साल खुश और आनंद से आप जीवन जी पाएंगे। ये मेरी तरफ से मैं कह सकती हूँ, मेरी तरफ से क्या, ये सच है। आपको ये 4-5 साल बहुत अच्छे से उपयोग लेने हैं। और मैं ये नहीं कहती कि आप अध्ययन करें और अतिरिक्त चीज़ों पर ध्यान नहीं दें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी भाग लीजिए। और ये जो कॉलेज लाइफ है आपको याद रहे, कुछ ऐसे लम्हे भी अपनी इस लाइफ में आप शामिल कीजिए। और जो एंजॉय किए, जो बात मैं कह रही हूँ वो भी, जो फ्रेंडशिप है, जो एक दूसरे के साथ जो माहौल है, उस माहौल में आप ढलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह जो आज़ादी है, उस आज़ादी में आपको जो सीखने को मिलेगा वो सीखिए, लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि नियंत्रित वे में, डिसिप्लिन वे में। और ये डिसिप्लिन टीचर्स का नहीं होगा, पेरेंट्स का भी नहीं होगा, क्योंकि कहाँ कहाँ आपके साथ अब आप बड़े हो चुके हैं, आपका स्वयं का डिसिप्लिन। तो ये मैं आप इस क्लास में, भले ही हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी इस पहली क्लास में इस परंपरा को मैं कायम रखना चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। तो राजनीति विज्ञान पहली जो क्लास है उसमें मैं आपको जो पहला पेपर है पहले उसको समझाऊँगी। आखिर हमें ये पता तो चले कि हमें कॉलेज के ये जो 2 पेपर हैं इसमें हमें पूरे साल पढ़ना क्या। तो राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर हम देखते हैं। साथ में अरिस्टोटल की पिक्चर आपके सामने है। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस विषय को आप पढ़ेंगे उस विषय के पिता की संज्ञा किसको दी जाती है, अरस्तु को। ग्रेट फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर, साइंटिस्ट, और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिस क्षेत्र में इनको महारत हासिल नहीं हो। ये अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी, यानी साइंस और आर्ट, दर्शन, सभी में इनको विशेषज्ञता हासिल थी। और इनके गुरु
हम जानते हैं कि प्लेटो थे, लेकिन ये गुरु से भी आगे बढ़ गए। राजनीति विज्ञान विषय को इन्होंने इतना आगे बढ़ाया, इनकी जो बुक है पॉलिटिक्स, इतना आगे बढ़ाया कि हम राजनीति विज्ञान के पिता की संज्ञा किसको देते हैं? अरस्तु को, न कि प्लेटो को। 385 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ और 322 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। जन्म इंस्टेगेरिया, जो ग्रीक जो शहर है, गांव जो एरिया है, वहाँ इनका जन्म हुआ और बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। लेकिन देखिए कितने महान विचारक के तौर पर हमारे सामने ये आते हैं कि कुछ नाम जो हमारे जहन में हमेशा रहते हैं हर विषय में, उनमें एक अरस्तु भी है। तो चलिए हम सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। साथ में मैंने प्लेटो की तस्वीर भी लगाई है, शिष्य की पहले लगाई है, गुरु की बाद में लगाई है। और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक टीचर को इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती अगर उनका शिष्य उनसे आगे चला जाए। प्लेटो की बुक है रिपब्लिक। प्लेटो और अरस्तु में जो मूल भेद है वो जैसे ऐसा लगता है कि आज भी हम देखते हैं, जो जनरेशन गैप जिसको हम कहते हैं। अरस्तु के विचार बहुत साइंटिफिक तक की अप्रोच लिए हुए हैं, प्लेटो के विचार बहुत ही आदर्शात्मक हैं। उनकी जो बुक है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने जो आदर्श राज्य की, आदर्श राजा की कल्पना की है, वो इतनी आइडियलिस्टिक थॉट्स हैं, लेकिन उनकी भी जो कीमत है आज भी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, ये प्लेटो ने हमें बताया। चलिए हम सिलेबस को देखते हैं। आपका ये जो पहला प्रश्न पत्र है, उसके सिलेबस को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि कॉलेज में जो पेपर का पैटर्न होगा, आप शुरुआत में ही आपको पता चल जाना चाहिए कि पेपर किस तरह का आता है। पेपर के 3 भाग होंगे और ये जो 3 भाग होंगे उसका सिलेबस ये होगा जो आपके सामने है। 3 भाग मतलब पहले भाग में 10 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, अति लघु उत्तरात्मक, जो 20-25 शब्द तक जिसका आंसर हमें 20-25 शब्दों में देना होता है। यानी 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे तो 20 नंबर का पहला भाग हो गया। दूसरा भी 20 नंबर का है जिसमें अति लघु उत्तरात्मक, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, ठीक है। उसमें 40-50 शब्दों में आप आंसर दे सकते हैं। तीसरा जो भाग है वो है निबंधात्मक, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे, हर यूनिट में 2, यानी खंड क में भी 2, खंड ख में भी 2 और खंड ग में भी 2। 6 क्वेश्चन होंगे, हर खंड में 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 2 में से 1 करना है, ठीक है। तो इस तरह से 60 नंबर का ये पेपर होगा, 1 क्वेश्चन 20 नंबर का, तो 60 नंबर का ये हो गया और 40 नंबर वो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। और ये उसका सिलेबस है। खंड क में क्या है? राजनीति। ये जो देखिए आपका जो पेपर है, नाम ही क्या है? राजनीति विज्ञान के मूल आधार, यानी जो हमारा विषय है उसके ये आधार है। किस नींव पर टिका हुआ, कौन से बेसिक थॉट्स या कौन से ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिस विषय को समझने के लिए, राजनीति विज्ञान विषय को समझने के लिए ये दृष्टिकोण, ये सिद्धांत समझना हमारे लिए ज़रूरत है। स्कूल में भी आपने पढ़ा है, ये पेपर है आपका, लेकिन उसको ठीक से आप नहीं समझते। स्कूल का पैटर्न अलग टाइप का है। अब आप कॉलेज में इस विषय को अच्छे से समझ पाएंगे, डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। तो पहला जो खंड है क्या दे रखा है? राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण परंपरागत और आधुनिक। नाम से स्पष्ट है, परंपरागत जो दृष्टिकोण, जो परंपरागत तरीके से जिसका हम अध्ययन करते थे, आदर्शात्मक। दूसरा दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण, यानी साइंटिफिक रूप लिए हुए, उसको व्यवहारिक बनाया गया, सैद्धांतिक नहीं है, वो आदर्शात्मक नहीं है। और ये जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है, उसके जो प्रमुख अंतर नहीं, मैं ये कहूँगी जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके जो प्रमुखतम सिद्धांत है वो है व्यवहारवाद। उसी का जो सुधार है उसको हम कह देते हैं उत्तर व्यवहारवाद। आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि जब तक मनुष्य के व्यवहार को हम नहीं समझेंगे, व्यक्ति की भूमिका को नहीं समझें, व्यक्ति आधारित अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सिद्धांत का निष्कर्ष
वैज्ञानिक तरीके से हम प्राप्त नहीं कर सकते, सत्यता को हम प्राप्त नहीं कर सकते, आदर्शों से दूर नहीं रह सकते। तो इसलिए व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद की टेक्निक से आधुनिक दृष्टिकोण अध्ययन करना चाहता है। फिर है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का मतलब क्या है? यानी अलग अलग विषय, अलग अलग अनुशासन है, इन विषयों का हम एक दूसरे से रिलेटेड करके अध्ययन करें। यानी कहने की बात क्या है, जिस तरह से मान लीजिए राजनीति विज्ञान है, उसका मूल विषय राजनीति है, इतिहास है उसका मूल विषय इतिहास है, अर्थशास्त्र है उसका मूल जो अध्ययन का विषय है वो अर्थ है यानी धन है। ठीक है, ये समाज के भिन्न भिन्न विषय हैं जो व्यक्ति के जीवन के भिन्न भिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन इनको हम एक दूसरे से अलग करके अध्ययन नहीं कर सकते। जब तक हम इनको एक दूसरे से रिलेटेड करके अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम अपने विषय को ठीक तरह से नहीं समझ सकते। तो अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहता है कि हर विषय को दूसरे विषय के साथ रिलेटेड करके अध्ययन किया जाए। यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी कि जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये विचारधारा, पूंजीवाद और साम्यवाद, ये विचारधाराएं किसकी हैं? अर्थशास्त्र की, लेकिन उनको हम राजनीति विज्ञान में भी पढ़ते हैं। इसी तरह से सभी विषयों के बारे में हम कह सकते हैं और अन्य समाज विज्ञानों से फिर इस आधार पर अपन संबंध स्थापित करेंगे और यही अवधारणा है। फिर है शक्ति, सत्ता, वैधता। ये सत्ता, शक्ति, सत्ता, वैधता, देखिए शक्ति किसी के पास भी हो सकती है, धन की शक्ति, पावर की शक्ति, क्या कहते हैं, धन की शक्ति, बल की शक्ति, शक्ति अलग अलग रूपों में हो सकती है, लेकिन वो शक्ति जब सत्ता के साथ जुड़ जाती है तो कहने का मतलब शासन के हाथ में आ गई। और शासन के हाथ में शक्ति भी है, सत्ता भी है, लेकिन अगर वैधता नहीं है, उसको कानूनी जामा नहीं है, जनता ने स्वीकार नहीं किया या फिर दुनिया में अन्य देशों ने अगर उसको वैध यानी उस देश की सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी, तब तक कोई भी जो शासन है वो मान्य नहीं होता। तो इसलिए ये सब जुड़े हुए हैं, शक्ति, सत्ता, वैधता। खंड ख, इसमें ये दृष्टिकोण है जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही थोड़ा बोल देती हूँ। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिक, राजनीतिक विकास, ये सिद्धांत, ये दृष्टिकोण है। ठीक है, इसी तरह से लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, ये शासन के रूप हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। लोकतंत्र जहाँ जनता का शासन है, निरंकुश तंत्र जहाँ एक व्यक्ति विशेष की तानाशाही है, निरंकुश है, उस पर किसी का अंकुश नहीं है। लोकतंत्र, उस पर अंकुश ही किसका है? लोक का, जनता का, कानून का। ठीक है, इसी तरह से राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत है, यानी हम जब अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करके भेजते हैं तो किन किन तरीक़ों से भेज सकते हैं। सामान्य मतदान की प्रणाली तो हम सब जानते हैं, जाते हैं, वोट देते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाता है वो चुन करके चला जाता है। लेकिन प्रतिनिधित्व के और भी अनेक तरीके हैं, वो तरीके अपन देखेंगे किन किन तरीक़ों से हम अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। इसी तरह से विधि का शासन और संविधानवाद, देखिए दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शासन किसका होना चाहिए? कानून का, संविधान, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये विधि, संविधान और संविधानवाद दो अलग शब्द हैं। संविधान तानाशाही शासन व्यवस्था में भी होता है, संविधान तो हिटलर के शासन में भी था, मुसोलिनी के शासन में भी था, सद्दाम हुसैन के शासन में भी था। लेकिन अगर वो एक विचारधारा के रूप में संविधानवाद अगर नहीं है, यानी संविधान के साथ संविधानवाद अगर जुड़ गया तो एक विचारधारा हो गई, यानी ऐसा संविधान जो कानून के अनुसार है और इस कानून के अधीन उस देश का शासक भी है, सब लोग उसके अधीन हैं। तो कहने की बात यह है कि विधि का शासन और संविधान, इनको हम देखेंगे। इसी तरह से शासन के अंग, जो सरकार है, सरकार के जो अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानून बनाने वाला अंग व्यवस्थापिका, कानून का क्रियान्वयन करने वाला अंग कार्यपालिका, और अगर क्रियान्वयन के बाद में किसी भी तरह के विवाद या ये लगे कि संविधान के विरुद्ध है तो उस बारे में डिसीजन लेने का जो अंग है वो है न्यायपालिका। तो इनको अपन आधुनिक दृष्टिकोण से देखेंगे। फिर देखिए खंड ग है, जिसमें हम देख रहे हैं विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराएं। जब से राजनीति विज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ है, प्राचीन काल से अब तक अनेक तरह की विचारधाराएं आई हैं और गई हैं। इनमें कुछ जो अति पॉपुलर विचारधाराएं वो हमारे सब्जेक्ट
के सिलेबस का हिस्सा है। पहली है उदारवाद। नाम से स्पष्ट हो रहा, उदार ऐसी विचारधारा जो उदारता लिए हुए हैं। उदारता मतलब देखिए, जितनी भी विचारधाराएं हैं वो सब एक ही बात कहते हैं, राज्य और व्यक्ति का क्या संबंध होना चाहिए। व्यक्ति राज्य के अधीन है, ये है, ठीक है, कानून का पालन व्यक्ति को करना होता है, लेकिन जो शासन व्यवस्था है या जो विचारधारा है वो व्यक्ति को कितनी इंपॉर्टेंस देती है राज्य के कंपैरिजन। तो कुछ विचारधाराएं राज्य को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देती है, यानी राज्य को साध्य मानती है, और कुछ विचारधाराएं व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, यानी व्यक्ति को साध्य मानती है और राज्य को साधन। तो ये जो उदारवाद विचारधारा है वो व्यक्ति को इंपॉर्टेंट मानती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान देती है, ये वो विचारधारा। इसी तरह से प्रत्ययवाद, जिसको आदर्शवाद अपन कहते हैं, इंग्लिश में जिसको आइडियलिज्म कहते हैं, ये विचारधारा उदारवाद के जस्ट उलट है। क्या कहती है ये विचारधारा? ये व्यक्ति को नहीं, ये राज्य को इंपॉर्टेंस देती है। ये राजतंत्रात्मक शासन का समर्थन करती है, जिसमें जो राज्य का सर्वोच्च है, एक तरह से सिर्फ राजतंत्रात्मक की बात नहीं है, ये सभी ऐसे शासन व्यवस्थाओं का समर्थन करती है जिसमें जो राज्य का प्रमुख है उसके आदेशों का पालन अति महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए। और ये विचारधारा समझती है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए व्यक्ति जिस तरह से ईश्वर के आगे नतमस्तक होता है वैसे राज्य के प्रति भी उसको नतमस्तक होना चाहिए, उसके आज्ञा का पालन अक्षर से करना चाहिए। तो प्रत्ययवाद ऐसा कहती है। फिर है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ये कहती है कि शासन का कोई भी रूप हो सब खराब है। क्यों? क्योंकि ये निम्न वर्ग, कमज़ोर वर्ग, शोषित वर्ग, जो पीड़ित वर्ग है, उन सब का क्या करता है? शोषण करता है। इसलिए मार्क्सवाद कहता है कि समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समानता, और इस समानता को लाने के लिए शासन को, राज्य को समाप्त करना होगा। क्यों? क्योंकि ये पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है। राज्य जो है अमीर वर्ग के हाथ का खिलौना है, और राज्य के द्वारा अमीर वर्ग गरीबों का शोषण करता है। इसलिए राज्य को समाप्त कर देना चाहिए और समाज में क्या आ जानी चाहिए? समानता। और ये समानता कब आएगी? जब क्रांति होगी। क्रांति के द्वारा राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा और फिर गरीबों का शासन स्थापित होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब कोई वर्ग नहीं होंगे, सब तरफ समानता आ जाएंगी। और इसी तरह से फिर है लोकतांत्रिक समाजवाद। ये आधुनिकतम विचारधारा है जिसमें लोकतंत्र भी है, समाजवाद। एक तरह से हम कह सकते हैं ये वो विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी समर्थन करती है, व्यक्ति की समानता का भी समर्थन करती है, और ये ऐसे शासन का समर्थन करती है जिसमें जनता को प्रमुखता दी जाए, लेकिन जनता को प्रमुखता देने के साथ जनता की समानता पर ज़्यादा बल देती है विचारधारा, जिसको हम नाम क्या देते हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद। और फिर है अराजकतावाद। ये वो विचारधारा जो आज के युग में बिल्कुल ही सार्थक नहीं है। अब ये संभव नहीं है कि राज्य नामक संस्था समाप्त हो सकती है, क्योंकि वो इतनी सुदृढ़ता से स्थापित हो चुकी है। अराजकतावाद कहता है कि राज्य नामक संस्था की आवश्यकता नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? जैसा मार्क्सवाद कहता है शोषण है, शोषणकारी है, अराजकतावाद भी कहता है। लेकिन मार्क्स एक कल्पना करता है, एक रूपरेखा बताता है कि राज्य की समाप्ति के बाद में कैसा शासन होगा। अराजकतावाद नहीं बताता, और थोड़ा सा ये कहता है कि अराजकता, राज्य के विहीन जो शासन होगा उसमें व्यवस्था अपने आप स्थापित हो जाएगी एक समय के बाद में, लेकिन कोई स्पेसिफिक शासन की कोई रूपरेखा नहीं बताता है। तो ये अराजकतावाद है। और देखिए लास्ट वाला है नारीवाद। ये बड़ी बिल्कुल, ये जो नारीवाद आपके सिलेबस का हिस्सा है, कुछ 2-4 सालों से ही इसको शामिल किया गया है। इससे नारी और नारीवाद और फेमिनिज्म, नारी सशक्तिकरण का जो दौर हम कहें कि अब नारी का जो वजूद है उसको कम नहीं आंका जा सकता। अब देखिए राजनीति विज्ञान विषय की विचारधाराओं में नारीवाद को शामिल कर दिया गया, तो अन्य विषय जो सोशल साइंसेज के विषय उसका तो वैसा होना ही है। तो ये जो नारीवाद आपकी जो विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा में नारीवाद, बड़ा बिल्कुल देख करके मुझे इतना अजीब लग रहा है, लेकिन अजीब के साथ एक अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि नारी को महत्व देने वाली विचारधारा को राजनीति विज्ञान के विषय का हिस्सा बनाया गया है। तो आज इतना ही। कल आपका दूसरा विषय दूसरा जो पेपर है उसके रूपरेखा को हम समझेंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप
कि क्लास बिल्कुल हो नहीं रही है, समझ लीजिए। जो भी हो रही है ये ऑनलाइन तरीके से यूट्यूब के माध्यम से लिंक दे करके ही हो रही है। अब हमें ये पता कैसे चले कि आप रेगुलर हैं कि नहीं इस क्लास में? इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपना सेक्शन ज़रूर लिखें। और जो रेगुलर बच्चे हों, जो भी छात्र छात्राएं जो रेगुलर होंगी, जब हमारी क्लास स्टार्ट होंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी उन छात्राओं से मिलकर कि वो इतनी रेगुलर हमेशा रही हैं और एक तरह से उनके नाम से मैं परिचित हो जाऊंगी। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस इस वीडियो को देख करके लास्ट में ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।